शैक्षिक दर्शन के अंतर्गत भारतीय विचारक को पढ़ेंगे, वो है महात्मा गांधी। यानी आज हम महात्मा गांधी के शैक्षिक विचारों के बारे में जानेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम महात्मा गांधी के बारे में जानेंगे कि थोड़ा सा कि इनका जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, इनके माता पिता का क्या नाम था। तो सामने दिख रहा है और आप लोगों को पता भी है कि महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 1869 में हुआ था। और जगह थी वो गुजरात में पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। और इनके पिताजी का नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। ठीक है। तो और इनकी माता का नाम पुतलीबाई था। इनके पिताजी जो थे वो वकील थे और माता इनकी एक धार्मिक और सात्विक प्रवृत्ति की महिला थी। सात्विक का मतलब कोई भी मन क्रंस पूरी तरह से साफ होना, पवित्र होना। और इनका जो परिवार था वो वैष्णव धर्मावलंबी था और संपन्न था, प्रतिष्ठित था। तो इनके ऊपर वैष्णव धर्म का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा। वैष्णव धर्म का मतलब जो हमारा हिंदू धर्म है, जो हम हमारा अपनी हिंदू संस्कृति है, वैदिक वेदों से जो हम शिक्षा लेते हैं, उपनिषद का ज्ञान है, ये सब हमारे वैष्णव धर्म के अंतर्गत आते हैं। यानी जो हमारी हिंदू संस्कृति की वैष्णव धर्म आती है। दूसरा, इनके इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, इन्होंने क्या क्या काम किए हैं। तो 1914 में 1914 में इन्होंने टॉलस्टॉय आश्रम की स्थापना की और 1915 में साबरमती आश्रम की स्थापना की और 1930 में नमक सत्याग्रह किया, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध आंदोलन है, अज्ञा आंदोलन के नाम से जाना जाता है। 1919 में इन्होंने सत्याग्रही पत्रिका का शुरू किया था। सत्याग्रही पत्रिका का उत्पादन शुरू किया। इसके अलावा इन्होंने यंग इंडिया, हरिजन, भूदान यज्ञ, इनको भी इन्होंने संपादित किया था। अब हम शिक्षा की बात करते हैं कि गांधी जी ने शिक्षा को किस रूप में लिया। तो सबसे पहले जो इनके गांधी जी के विचारों पर जो प्रभाव पड़ा था, वो कोई इनका अपना नया विचार नहीं था। इनका जो भारतीय दर्शन था उसका, भारतीय दर्शन के जो मूलभूत सिद्धांत थे, मूलभूत बातें थी, इनको इनका गांधी जी के ऊपर ज्यादा प्रभाव था। इन्होंने उन्हीं मूलभूत बातों को व्यवहारिक रूप दिया। यानी भारतीय दर्शन के सिद्धांत थे, उनको इन्होंने व्यवहार मिलाया, सिद्धांत से उनको प्रैक्टिकली जीवन में उतारा। लेकिन उनको व्यवहारिक रूप में लाने में इन्होंने बहुत ज्यादा अपनी सूझबूझ का परिचय दिया। ये जो इन्होंने अपने विचार दिए या इन्होंने अपने विचार रखा, उसको गांधीवाद या गांधी दर्शन या सर्वोदय दर्शन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। और गांधीवाद मतलब गांधी के विचार, गांधी दर्शन मतलब गांधी जी के जो शैक्षणिक है उसका जो शब्द है सर्वोदय का जो यहाँ पे इस्तेमाल किया है। सर्वोदय मतलब होता है सबका उदय। इनके दर्शन को सर्वोदय दर्शन का नाम इसलिए दिया गया है कि इन्होंने माना कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, मनुष्य को इन्होंने सामाजिक प्राणी के रूप में स्वीकार किया। इसलिए इनका ये भी कहना था कि मनुष्य का सामाजिक विकास होना चाहिए। लेकिन जो इन्होंने सामाजिक विकास स्वरूप लिया था वो थोड़ा सा विशिष्ट था, थोड़ा सा स्पेशल था, अलग था। उन्होंने सामाजिक विकास में सामाजिक गुणों के विकास की बात कही, जैसे कि सबसे प्रेम करना, एक दूसरे का सहयोग करना, सबके लिए हेल्पफुल होना। ठीक है। जो अलग बात ही जो इनका थोड़ा सा अलग था, इन्होंने कहा कि शोषण विहीन, वर्ग विहीन समाज निर्माण होना चाहिए, इस जिसमें सभी का उदय हो, कोई भी छोटा बड़ा ऊंच नीच का ना रहे, भेदभाव रहित समाज हो, शोषण विहीन समाज हो, किसी कोई भी शोषण करे। इसलिए इनका सामाजिक विचार था या जो शैक्षिक विचार थे, इनका जो अपना शैक्षिक दर्शन था उस सर्वदर्शन नाम से भी जाना जाता है, यानी कि सबका उदय हो। अब शिक्षा के बारे में बात करते हैं कि इन्होंने शिक्षा को किस रूप में लिया। तो महात्मा गांधी को पता है कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम के एक
बहुत बड़े सेनानी थे, एक बहुत बड़े राजनीतिक नेता थे। तो महात्मा गांधी सिर्फ राजनीतिक नेता के रूप में हम इनको नहीं जानते हैं, ये बहुत बड़े धर्म के जानने वाले थे और समाज सुधारक के रूप में भी हम महात्मा गांधी को जानते हैं। तो अगर हम गांधी जी के शिक्षा को, गांधी जी ने शिक्षा को व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार मानते थे। इन्होंने कहा जो शिक्षा है सभी व्यक्तियों का जन्मसिद्ध अधिकार है, सभी को शिक्षा प्राप्त करना चाहिए और सभी को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। इनका कहना था कि मनुष्य के किसी भी प्रकार की भौतिक या आध्यात्मिक उन्नति के लिए शिक्षा उतना ही आवश्यक है जितना कि बच्चे के शारीरिक विकास के लिए माँ का दूध। इन्होंने माँ के दूध से शिक्षा की तुलना की है कि जैसे बच्चे के शारीरिक विकास के लिए माँ का दूध इम्पोर्टेंट होता है, उससे बच्चा स्वस्थ होता है, उसी तरह से मनुष्य के भौतिक एवं आध्यात्मिक विकास के लिए शिक्षा जरूरी है। ठीक है, तो इन्होंने बहुत ही ज्यादा महत्व दिया है शिक्षा को। इसके लिए इन्होंने सामान्य शिक्षा की व्यवस्था की कि सभी एक निश्चित एज तक सामान्य शिक्षा की व्यवस्था की कि उस एज तक के भी, आगे हम एज बताएंगे आपको, कि उस एज तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देनी चाहिए जिससे सभी व्यक्ति शिक्षित हो सके। यानी इन्होंने सभी को शिक्षित करने की बात कही है। और जिन्होंने शिक्षा का अर्थ सिर्फ साक्षरता से नहीं लिया कि व्यक्ति को साक्षर कर दिया जाए, यानी उसे अपना अक्षर ज्ञान हो जाए, वो अपना नाम लिखना जान जाए, ये सिर्फ इसको इन्होंने शिक्षा के रूप में नहीं लिया। इन्होंने कहा साक्षरता न तो शिक्षा का अंत है ना तो प्रारंभ है। यानी इन्होंने साक्षरता को शिक्षा से अलग हटा दिया है। इन्होंने कहा कि साक्षरता से न शिक्षा की शुरुआत होती है, न साक्षरता के द्वारा हम शिक्षा का अंत समझते हैं। यानी शिक्षा न शुरू होती है न अंत ही उसका हो पाता है। इसके अलावा इन्होंने कहा कि शिक्षा एक साधन है जिसके द्वारा मनुष्य, या जिसमें पुरुष एवं स्त्रियों दोनों की इन्होंने बात की कि शिक्षा एक साधन है जिसके द्वारा पुरुष और स्त्रियों दोनों को शिक्षित किया जाता है। और इन्होंने कहा कि शिक्षा ऐसी हो जो मनुष्य को शरीर, मन, हृदय करे। ठीक है, तीनों का विकास होना चाहिए। इसके लिए गांधी जी ने 3 Rs, ठीक है, 3 Rs का मतलब है रीडिंग, राइटिंग एंड अर्थमेटिक की जगह पर इन्होंने अपनी शिक्षा व्यवस्था में आया, यानी हैंड, हेड और हर्ट, इन्होंने इसमें बदल दिया। इन्होंने कहा कि शिक्षा का अर्थ केवल मनुष्य को पढ़ाना, लिखाना और गणित सिखाना नहीं है, जो रीडिंग, राइटिंग एंड अर्थमेटिक की बात है, कि सिर्फ शिक्षा के द्वारा मनुष्य को पढ़ाना, लिखाना और गणित शिक्षा ऐसा हो जो उसके हाथ, मस्तिष्क का विकास करे। ठीक है, तो इन्होंने शिक्षा से कहा कि शिक्षा से अभिप्राय मेरा है कि जो बालक और मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा का उच्चतम विकास करे। जहां पे इन्होंने लिखा है बाय एजुकेशन आई मीन ऑल राउंड ड्राइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन चाइल्ड एंड मैन, बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। यानी हाथ, मस्तिष्क और आत्मा तीनों का विकास करने से इन्होंने शिक्षा को। अब चलते हैं इनके कुछ प्रमुख रचनाओं के बारे में, जो इन्होंने कुछ प्रमुख रचनाएं लिखी हैं, जैसे हिंद स्वराज, बेसिक शिक्षा, मेरी आत्मा की वेदना, शांति, युद्ध में अहिंसा, नीति धर्म, नई शिक्षा धर्म, ये कुछ इनकी। फिर हम आते हैं, इन्होंने शिक्षा के अर्थ को बताया कि, और फिर शिक्षा को इन्होंने उस अर्थ को पूरा करने के लिए किन उद्देश्यों को बनाया, या शिक्षा के किन उद्देश्यों को बनाया कि इन उद्देश्यों को शिक्षा में शामिल करना चाहिए। विचार था, इन भारतीय दर्शन से प्रभावित थे। तो इनका जो विचार था कि मनुष्य जीवन का जो अंतिम उद्देश्य है वो मुक्ति है। ठीक है, लेकिन मुक्ति को इन्होंने सिर्फ आत्मिक मुक्ति की बात नहीं ली, इनको मुक्ति को इन्होंने व्यापक अर्थ में लिया। ठीक है, और उसमें कहा कि मनुष्य का जो मुक्ति का बात है वो सबसे पहले शारीरिक, मानसिक, यानी शारीरिक रूप से, फिर मानसिक रूप से, फिर आर्थिक रूप से और फिर राजनैतिक रूप से मुक्त कहो। मुक्ति को इन्होंने शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और राजनैतिक चारों रूप से लिया।
फिर कहा जब इन चारों से आदमी मुक्त हो जाता है शिक्षा के द्वारा, तो अपने आप वो उसकी आत्मिक मुक्ति हो जाती है या वो आत्मिक मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। इनका कहना था कि जब मनुष्य यानी कि शारीरिक रूप से दुर्बल रहेगा, यानी कि शारीरिक रूप से मुक्त नहीं रहेगा, उसका शारीरिक विकास नहीं हुआ रहेगा, और मानसिक रूप से मुक्त यानी कि उसके अंदर मानसिक तनाव हो, और आर्थिक यानी गरीबी हो, आर्थिक तंगी हो, पैसे की कमी हो, और राजनीतिक दास था, यानी कि जो राजनीतिक दल हो, जो शासन हो, उससे वो दास हो, जैसे कि उनके समय में जो भारत के नागरिक थे वो अंग्रेजों के गुलाम थे। तो राजनीतिक दासता से जब तक मुक्त नहीं होगा, तब तक कोई भी मनुष्य या बालक आध्यात्मिक मुक्ति की प्राप्ति नहीं कर सकता। इसीलिए इन्होंने कहा कि शिक्षा का स्वरूप ऐसा होना चाहिए जो शरीर, मन और आत्मा का उच्चतम विकास कर सके। और इन्होंने आत्मनिर्भरता को भी इन सारी मुक्ति के लिए, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और राजनैतिक, इन मुक्ति के लिए इन्होंने आत्मनिर्भरता को शिक्षा का मुख्य परिणाम माना, कि जब तक हम आत्मनिर्भर नहीं होंगे, अपने स्वावलंबी नहीं होंगे, तब तक हम शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और राजनैतिक दासता से मुक्ति नहीं पाएंगे। तो इस उद्देश्य को रखते हुए गांधी जी ने व्यवसायिक शिक्षा को विशेष महत्व दिया। इन्होंने अपने शिक्षा के उद्देश्य में व्यवसायिक शिक्षा को जो महत्वपूर्ण स्थान दिया। इन गांधी जी का कहना था जिसने जीवन करते हमारे मृत्यु के बाद हम परिवार को जीवन चलाने के लिए धनराशि मिली, उसी तरह से इन्होंने शिक्षा जो इस प्रकार की शिक्षा हो, यानी शिक्षा का ऐसा हो जो बेरोजगारी के विरुद्ध एक प्रकार के बीमा हो, यानी हम बेरोजगार। अब उद्देश्यों की बात करते हैं कि इन्होंने जो उद्देश्य लिए कि कौन कौन से उद्देश्यों को अपनी शिक्षा में शामिल किया है। इसमें 5 उद्देश्य है। पहला है मानसिक एवं बौद्धिक विकास, दूसरा है सांस्कृतिक विकास, व्यवसायिक विकास और वैश्विक एवं सामाजिक विकास, आध्यात्मिक विकास, शारीरिक विकास, नैतिक एवं चारित्रिक विकास। आध्यात्मिक एवं शारीरिक विकास अलग अलग है और सांस्कृतिक एवं व्यवसायिक विकास भी अलग अलग है बेटा। तो सबसे पहले हम आते हैं मानसिक एवं बौद्धिक विकास पर। गांधी जी का कहना था कि जिस प्रकार से शरीर का विकास होता है और मन का विकास होता है, उसी तरह से हमारा मतलब शरीर के विकास के साथ हमारे मन और आत्मा का भी विकास होना चाहिए। मन के विकास से इनका था कि जो हमारी मानसिक शक्तियां हैं, जैसे सोचना, चिंतन करना, कल्पना, इन सारी शक्तियों का विकास होना चाहिए। उसी तब हम मानसिक रूप से और बौद्धिक रूप से हमारा बौद्धिक विकास होगा और हमारे अंदर सोचने समझने की क्षमता आएगी। तो इन्होंने शिक्षा के उद्देश्य में रखा कि एक हमें शिक्षा का उद्देश्य बनाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो भी शिक्षा व्यवस्था हो, जो भी हम शिक्षा को लागू करें, बच्चे का मानसिक एवं बौद्धिक विकास हो, क्योंकि शिक्षा मनुष्य के लिए उसका मानसिक विकास होना बहुत महत्वपूर्ण है, जरूरी है। दूसरा शारीरिक विकास फिर लेते हैं। इन्होंने कहा कि मनुष्य जीवन का कोई भी उद्देश्य जो होता है, हम हमारा कोई भी उद्देश्य जो हम प्राप्त करते हैं, वो इस शरीर के द्वारा ही प्राप्त करते हैं, उसमें हमारी शारीरिक क्रियाएं भाग लेती हैं। तो इसलिए हमारा शारीरिक विकास होना भी आवश्यक है। इसलिए इन्होंने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य निर्धारित करते समय हमें शिक्षा में ऐसा पाठ्यक्रम या ऐसे शिक्षा का रूपरेखा बनाना चाहिए जिससे कि बालक का शारीरिक विकास हो सके। तीसरा लेते हैं हम व्यक्ति एवं सामाजिक विकास पर। व्यक्ति एवं सामाजिक विकास की बात करते हैं। यहाँ पे व्यक्ति का मतलब अपना इंडिविजुअल विकास की बात है और सामाजिक का जो हम समाज में रहते हैं। तो इन्होंने व्यक्ति एवं सामाजिक दोनों प्रकार के विकास पर बल दिया और कहा कि शिक्षा के द्वारा व्यक्ति एवं सामाजिक विकास दोनों व्यक्तिक विकास में ये व्यक्ति को समाज और राष्ट्र सभी के विकास के लिए आवश्यक मानते हैं कि व्यक्ति का सभी क्षेत्रों में विकास उसका इंडिविजुअली होना चाहिए।
और व्यक्तिक विकास का जो उच्चतम रूप है, जब हमारा पर्सनालिटी का डेवलपमेंट हो जाएगा, हमारा व्यक्तिगत रूप से हम विकसित हो जाएंगे, उसका जो उच्चतम रूप होगा वह आत्मिक विकास होगा। और आत्मिक विकास के लिए कि हम अपने आत्मा को अनुभूति कर सके, उसके लिए इन्होंने सामाजिक विकास को जरूरी माना है। और सामाजिक विकास से इनका तात्पर्य था कि मनुष्य में सामाजिक विकास का हमेशा किसी भी विचारक के द्वारा यही है कि हम सामाजिक गुणों को सीखें। और सामाजिक गुण का मतलब यही है कि हमारे अंदर प्रेम, सहयोग, सद्भावना की भावना हो। इन्होंने भी सामाजिक विकास से गांधी जी का भी तात्पर्य यही था कि मनुष्य को समाज में प्रेम एवं सहयोग के साथ रहना सिखाया जाए। यानी ऐसी शिक्षा व्यवस्था हो जिसके द्वारा मनुष्य में मानव मात्र से प्रेम करना और मानव मात्र की सेवा करने का विकास किया जाए, और जिससे कि बालक का या मनुष्य का आत्मिक विकास हो सके। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम, सांस्कृतिक विकास। ठीक है, इन्होंने संस्कृति को भी महत्व दिया है, महत्वपूर्ण स्थान दिया है। गांधी जी का कहना था कि जो हमारी संस्कृति होती हर देश के लोगों के जो भी उनकी अपनी संस्कृति है, उसका संबंध उन्होंने आत्मा से माना है, कि हमारी संस्कृति का संबंध हमारी आत्मा से होता है और यह हमारे व्यवहार से प्रकट होता है। जब हम अपने व्यवहार के द्वारा दिखाते हैं तो ये अपने संस्कृति के बारे में अपने हम रीति रिवाजों को, अपने सारी परंपराओं का जब हम पालन करते हैं, तो वो हमारे व्यवहार से दिखता है कि हमारा जो संस्कृति में हमारी अपनी संस्कृति है उसके प्रति हमारी कितनी आस्था है। इसलिए इन्होंने कहा संस्कृति जो है वो से हमें जुड़ी होती है और हमारे व्यवहार के रूप में प्रकट होती है। इन्होंने व्यवहार को कहा कि मनुष्य के व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए, उसकी आत्मिक उन्नति के लिए सांस्कृतिक विकास आवश्यक है। यानी जब तक व्यक्ति का सांस्कृतिक विकास नहीं होगा, तब तक मनुष्य अपने व्यवहार को कंट्रोल नहीं कर पाएगा और हमारी आत्मिक उन्नति नहीं होगा। तो इन्होंने शिक्षा का एक मुख्य उद्देश्य ये भी माना कि शिक्षा का स्वरूप ऐसा होना चाहिए जिसके द्वारा बालक का सांस्कृतिक विकास हो। क्यों? क्योंकि जो हमारे धर्म, परंपराएं, रीति रिवाज है, यहाँ पर व्यवहार को नियंत्रित करना इस रूप में लिया है कि जो हमारे सभ्यता है, संस्कृति है, रीति रिवाज, परंपराएं जो चली आ रही है पीढ़ी दर पीढ़ी, उसमें हमें ये भी सिखाया जाता है, हमें उचित अनुचित का ज्ञान कराया जाता है कि क्या गलत है, क्या सही है। ठीक है, तो जब हमें उसके द्वारा उचित अनुचित का ज्ञान होगा, तब हम अपने मन पर कंट्रोल करेंगे, अपने व्यवहार पर कंट्रोल करेंगे कि हम गलत कार्यों का चयन नहीं करेंगे, हम अच्छे कार्यों की तरफ चलेंगे जिससे हमारा आत्मिक उन्नति होगा। इसलिए इन्होंने सांस्कृतिक विकास को शिक्षा में महत्वपूर्ण स्थान दिया है। ठीक है, अब हम आते हैं नैतिक एवं चारित्रिक विकास पर। नैतिक एवं चारित्रिक विकास में गांधी जी ने चरित्र को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया है। इनका मानना था कि शिक्षा के द्वारा व्यक्ति के चरित्र का भी विकास करना चाहिए और जिन्होंने चरित्र के रूप में लिया कि किसको अच्छा चरित्र कहा जाएगा या किन किन चारित्रिक गुणों का विकास किया जाएगा, इसमें इन्होंने सत्य यानी कि झूठ न बोलना, सत्य बोलना, अहिंसा यानी किसी भी जीव की हत्या न करना, ब्रह्मचर्य यानी अपने इंद्रियों पर कंट्रोल करना, कि हम अपने इंद्रियों पर कंट्रोल करें, किसी भी इंद्रिय के वशीभूत होकर किसी गलत कार्य, अनैतिक कार्य में हम संलग्न न हो जाए। फिर अस्वाद यानी कि स्वाद पर हम कंट्रोल रखें, ये भी इंद्रिय कंट्रोल के अंतर्गत ही आएगा। फिर है अस्तेय यानी कि हमें चोरी नहीं करना चाहिए, किसी भी मनुष्य को चोरी नहीं करना चाहिए, उसके चरित्र से का मूल्यांकन करेगा। अपरिग्रह यानी अनावश्यक सामानों का संग्रह न करना, या जो भी हमें दान में, ये बौद्ध धर्म से लिया गया है कि जहाँ जो हमें दान में वस्तु मिले अनावश्यक न ले, जितनी हमें आवश्यकता हो उतना ही ले, अनावश्यक वस्तुओं का संग्रह न करे। और निर्भयता, हमारे अंदर निर्भयता होनी चाहिए, किसी प्रकार का भय डर नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर निर्भय होने का मतलब ये नहीं है कि हम बड़ों
का सम्मान न करें या उदंडता करें। निर्भयता का मतलब यही है कि हम अपने को कंट्रोल में रहते हुए, सच्चरित करते हुए निर्भय बने, अनावश्यक किसी प्रकार का भय किसी चीज के प्रति न पाले। ठीक है। अब हम आते हैं, इन्होंने कहा कि शिक्षा का स्वरूप ऐसा हो जो व्यक्ति के नैतिक एवं चारित्रिक विकास करे, यानी जितना व्यक्ति का नैतिक एवं चारित्रिक विकास होगा उतना ही ज्यादा वो अपने आत्मिक पूर्णता को प्राप्त करेगा। इसलिए विद्यालयों को चरित्र निर्माण की उद्योगशाला भी कहते थे। महात्मा गांधी ने कहा जो यहाँ पर बच्चों के चरित्र का निर्माण होता है, इसलिए ये चरित्र निर्माण की अगला है आपका व्यवसायिक विकास। चूंकि ये बच्चों को परालंबी नहीं बनाना चाहते थे, स्वावलंबी बनाना चाहते थे कि बच्चे अपने पैर पर बच्चा या मनुष्य अपने पैर पर खड़ा रहे। इनका मानना था कि आर्थिक अभाव से मुक्ति पाने के लिए हमें व्यवसायिक शिक्षा जरूरी है। इसलिए गांधी जी ने व्यवसायिक शिक्षा के उद्देश्य पर बल दिया है। इनका कहना था कि शारीरिक, मानसिक, व्यक्तिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, चारित्रिक और व्यावसायिक इन्होंने कहा कि किसी भी हस्त कौशल इन्होंने विकास की चरम को माना है कि ये चरम स्तर होता है जो हमारा आध्यात्मिक विकास है। तो इन्होंने कहा कि क्योंकि वैदिक शिक्षा का जो हमारा अंतिम उद्देश्य था या बौद्ध शिक्षा का में निर्वाण प्राप्ति था, और वैदिक शिक्षा का जो हमारा मुख्य उद्देश्य था वो अंतिम उद्देश्य मुक्ति था। तो इन्होंने कहा कि जो हमारा शिक्षा का अंतिम उद्देश्य है, मनुष्य जीवन का जो अंतिम उद्देश्य है वो मुक्ति, आत्म अनुभूति, आत्मज्ञान या आत्मबोध है। यानी हम अपने आप को पहचाने या अपनी आत्मा के स्वरूप को जाने या खुद को हम समझ सके, आत्मबोध कर सके। इन्होंने जो शारीरिक विकास, मानसिक विकास, व्यक्तिक विकास, सामाजिक विकास, सांस्कृतिक और चारित्रिक और व्यवसायिक विकास की बात कही है। इन्होंने कहा इस विकास के बाद जो सबसे अंतिम उद्देश्य आता है वो है कि मनुष्य को आत्मज्ञान करने में सहायता की जाए। मनुष्य खुद का ज्ञान करे, अपनी आत्मा का ज्ञान करे, यानी इन सब चीजों से मुक्त होकर वो आत्मबोध कर ले। तो इसके लिए इन्होंने धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा की व्यवस्था की। इन्होंने कहा कि बच्चों को आध्यात्मिक विकास के लिए बच्चों के जो शिक्षा का उद्देश्य हो उसमें धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए। और गांधी जी के ऊपर वेद और साहित्य का तो प्रभाव पड़ा है, इसके अलावा गीता का भी इनके ऊपर बहुत प्रभाव पड़ा। यहाँ तक कि ये गीता को श्रीमद् भगवत गीता को माता की संज्ञा देते थे, ये गीता माता कहते थे। तो इन्होंने कर्म की प्रधानता, गीता में कर्म की प्रधानता दी गई है, तो इन्होंने कर्म की प्रधानता की बात की है। और इन्होंने कहा कि व्यक्ति को ज्ञान, कर्म, भक्ति और योग, हमें ज्ञान भी चाहिए, हमें कर्म भी करना चाहिए, ईश्वर की भक्ति भी करना चाहिए और योग भी करना चाहिए। तो इस सब पर इन्होंने फोकस किया कि व्यक्ति को ज्ञान, कर्म, भक्ति सब पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और इन सभी कार्यों को करना चाहिए। इसके अलावा अहिंसा और सत्याग्रह को ये ज्ञान, कर्म, भक्ति और योग का मूर्त रूप मानते थे कि अगर व्यक्ति अहिंसा यानी जीवों की हत्या नहीं कर रहा है, सत्याग्रह सत्य का पालन कर रहा है, यानी कि वह ज्ञान, कर्म, भक्ति और योग इन सब क्रियाओं को करता है और इन सब में वो निपुण हो चुका है और उसे आत्मानुभूति हो चुकी है या खुद उसे आत्मबोध हो चुका है। तो ये इनके शिक्षा के उद्देश्य थे। अब ये बताइए इसमें कोई पॉइंट ऐसा जो आप लोगों को समझ में ना आया हो बेटा? है कोई ऐसा पॉइंट? हेलो, क्लियर है? आगे बढ़े बेटा। जी मैम। जी ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्लियर है।
ठीक है। अब हम आते हैं पाठ्यक्रम पर। किसी भी उद्देश्य को आप सभी लोग को आप पढ़ते आ रहे हैं, जब से दार्शनिक विचारधाराएं पढ़ते आ रहे हैं, तो उसमें यही है कि जो हमारा पाठ्यक्रम होता है, पाठचर्या होता है, वो शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने का माध्यम होता है। यानी बिना पाठ्यक्रम के हम अपने शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो गांधी जी जो थे, वो देश की आधारभूत आवश्यकताओं के प्रति सजग थे। यानी जिस समय ये थे, जब भारत अंग्रेजों की दास्ता में था, भारत अंग्रेजों का गुलाम था, तो उस समय भारत की कौन मूलभूत आवश्यकताएं थी, बेसिक क्या क्या नीड थी, उसको वो भली भांति जानते थे। तो उन्होंने वर्ग विहीन समाज के, जो हम आपको पहले ही बताए, जो सर्वोदय दर्शन की बात है, कि इन्होंने वर्ग विहीन, किसी प्रकार का कोई वर्ग नहीं, ऊंच नीच भेदभाव कुछ नहीं, पूरी तरह से वर्ग विहीन समाज के निर्माण की बात की। और इस वर्ग विहीन समाज के निर्माण के लिए इन्होंने क्रिया प्रधान पाठचर्या के निर्माण पर बल दिया। क्रिया प्रधान पाठचर्या का मतलब कि वह पाठचर्या जिसमें बालक को खुद करके या क्रिया करने का अवसर मिले, यानी बालक जिस भी विषय का ज्ञान प्राप्त करे वो करके सीखे। ठीक है। तो इन्होंने क्रिया प्रधान पाठचर्या का निर्माण किया। और इसमें इन्होंने गांधी जी ने जो ना वर्धा शिक्षा सम्मेलन में बेसिक शिक्षा की बात की थी, बुनियादी शिक्षा की बात की थी, इसमें इन्होंने कक्षा 1 से 8 के लिए जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया महात्मा गांधी ने, वो हस्त कौशल एवं उद्योग को इसमें अपनी पाठचर्या में महत्वपूर्ण स्थान दिया। और इन्होंने कहा कि पाठचर्या में हस्त कौशल और उद्योगों को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाए। और इसके बाद इन्होंने मातृभाषा, यानी जिसकी जो अपनी मदर टंग हो, अपनी मातृभाषा हो, और उसको शामिल किया जाए। फिर व्यवहारिक गणित, सामान्य, उसको व्यवहार सामान्य गणित आना चाहिए, सामाजिक विषय, सामान्य विज्ञान, चित्रकला, स्वास्थ्य विज्ञान, खेल कूद का ज्ञान और आचरण की शिक्षा को रखा। तो इन्होंने सभी विषयों को शामिल किया। कक्षा 1 से 8 में अपनी जो इन्होंने तालीम शिक्षा या बुनियादी शिक्षा दी थी, लेकिन इन्होंने जो मुख्य मेन पोजीशन, मेन स्थान दिया है, वो है कौशल, हस्त कौशल एवं उद्योग की शिक्षा को। ठीक है। अब आते हैं इस पाठ्यक्रम को किन्होंने किन शिक्षण विधियों को द्वारा पढ़ाने की बात कही है। ठीक है। तो शिक्षण विधि की जो बात है, इन्होंने गांधी जी का मानना था कि मनुष्य को शरीर, मन और आत्मा का विकास होना चाहिए। और क्योंकि जो मनुष्य होता है वो शरीर, मन और आत्मा का योग होता है, इसलिए मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा का विकास होना चाहिए। तो इन्होंने कहा कि जो शरीर, मन और आत्मा है, इसके लिए इन्होंने जो शिक्षण प्रक्रिया की बात कही है कि मनुष्य के शरीर और आत्मा तीनों को इन्होंने क्रिया का स्थान दिया है। कि शिक्षण प्रक्रिया में जो शिक्षण का प्रक्रिया चले, बच्चों को शिक्षा दी जाए, उसमें बच्चे का शरीर भी लगे, मन भी लगे और आत्मा, तीनों की क्रियाएं शामिल हो। यानी बालक शिक्षण की प्रक्रिया में अपने शरीर, मन और आत्मा तीनों से शामिल हो, उस तीनों की क्रिया उसमें शामिल होनी चाहिए। तो इन्होंने जो विधि अपनाई है, ये आपकी 5 विधियां हैं। पहला है अनुकरण विधि, आप इसको पहले से भी पढ़ते आ रहे हैं। अनुकरण विधि का मतलब है कि किसी भी कार्य को का नकल करना। तो गांधी जी का भी मत था, सभी ये जानते भी हैं कि जो अनुकरण होता है, ये बच्चे का नेचुरल टेंडेंसी होता है, स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है कि बच्चा जब बचपन में दूसरों के कार्यों का नकल करता है, वे जो सीखता है शुरुआत में वो अनुकरण के द्वारा ही सीखता है। तो उन्होंने कहा कि जो बच्चों के सिखाने की शुरुआत हो, वो अनुकरण विधि द्वारा सिखानी चाहिए। और इन्होंने कहा कि अनुकरण विधि से सिखाना क्या चाहिए, क्योंकि बच्चा शुरुआत कर दिया सीखने का, भी वो स्कूल तो जाएगा नहीं, इसलिए इन्होंने कहा सद आचरण के, यानी अच्छे आचरण की शिक्षा हमें अनुकरण विधि द्वारा देनी चाहिए। और बच्चे की जो अच्छे आचरण की शिक्षा की जो नींव है, वो शिशु काल में या बचपन में ही रख देनी चाहिए। और जो इस समय का संस्कार बचपन से ही पढ़ने लगेगा, वो स्थायी होगा।
और इसलिए उन्होंने कहा कि माता पिता शिक्षक ये बच्चों के सामने आते हैं, बच्चा ज्यादा संपर्क में बचपन में माता पिता और शिक्षक के ज्यादा संपर्क में रहता है। इसलिए उन्होंने कहा माता पिता और शिक्षक दोनों को हमेशा बालक के साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार करना चाहिए, जिससे कि बालक खुद प्रेम करना सीखे। जब हम बालक डांटना, उसे उल्ला देना, झिड़कना शुरू के चिल्लाना, तो क्या होगा, बच्चा उन चीजों से प्रभावित होगा, तो बच्चे में भी वो गुण आएंगे। इसलिए इन्होंने कहा कि हमेशा बच्चे के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करिए। इसके अलावा उनके सामने सदैव सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ये सारी बातों का या और सर्वधर्म समभाव यानी सभी धर्म को समान विनम्रता पूर्ण आचरण करना चाहिए, जिससे बालक उनके आचरण को सीखे अनुकरण के द्वारा। यानी किसी भी गैर असामाजिक कार्य को जो हमारे सामाजिक नियमों के द्वारा स्वीकृति नहीं मिली है, उन कार्यों को माता पिता और शिक्षक को बच्चों के सामने नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर शिक्षक चोरी करने लगे, माता पिता चोरी करने लगे, माता पिता झूठ बच्चों के सामने बोलने लगे, तो बच्चा भी सीखेगा। तो इस तरह से इस तरह के अनैतिक कार्यों को बच्चे के सामने नहीं करना चाहिए, क्योंकि बचपन में जो सीखने की शुरुआत होती है वो अनुकरण विधि द्वारा होती है। तो बच्चों के सामने हमेशा जो सदाचरण की शिक्षा वो अनुकरण के द्वारा देनी चाहिए। दूसरा है क्रिया विधि। ठीक है, इन्होंने क्रिया विधि को भी महत्व दिया है और इसी को ज्यादा महत्व दिया है। इनका गांधी जी का कहना था कि क्रिया करना, जिस तरह से अनुकरण करना स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है, उस सभी बच्चे कुछ न कुछ करते रहते हैं, तो क्रिया करना भी इनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। वे बच्चे हमेशा किसी न किसी कार्य में तत्पर, बच्चे यहाँ तक कि थकते भी नहीं है, वो ऑल टाइम एक्टिव रहते हैं। तो इन्होंने कहा कि किसी भी विषय अथवा जो कला कौशल की शिक्षा हो वो क्रिया द्वारा देनी चाहिए, जिससे कि वो स्थायी हो। इन्होंने कहा कि जहां तक हमें किसी भी विषय का ज्ञान कराना हो, किसी कौशल का ज्ञान कराना हो, जहां तक पॉसिबल हो, संभव हो, बच्चों को स्वयं के अनुभव के द्वारा सीखने का अवसर देना चाहिए। इसलिए इन्होंने क्रिया विधि को महत्व दिया है, सीखने में क्रिया विधि को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। फिर हम आते हैं मौखिक विधि पर। ठीक है, मौखिक विधि वही है जहां पर बोल कर पढ़ाया जाता है, बच्चा सुनता है। मौखिक विधि में आपकी व्याख्यान, प्रश्नोत्तर, वाद विवाद विधियां आती हैं, आप सभी को पता है। तो गांधी जी ने मौखिक विधि का भी प्रयोग करने के लिए कहा कि हमें इन विधि का भी सहयोगी विधि के रूप में प्रयोग करना चाहिए। यानी कि इन्होंने मौखिक विधि को क्रिया विधि की जगह से हटाया नहीं, क्रिया विधि को शामिल किया। इसके साथ साथ मौखिक विधि को भी इन्होंने शामिल किया। इन्होंने कहा कि जो बच्चे होते हैं वो जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं। ये सभी को पता है कि बच्चे क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा होते हैं, क्या है, क्यों है, कैसे, प्रश्न करते रहते हैं, उनके अंदर जिज्ञासा रहती है, जिज्ञासा शांत नहीं होती है। तो उन्होंने कहा कि हम किसी भी विधि से शिक्षण करें, हमें बच्चों से बीच बीच में प्रश्न पूछते रहना चाहिए। यानी अगर हम मौखिक विधि से भी बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कोई ऐसा विषय वस्तु है जिसे हमें मौखिक विधि से शिक्षा देनी है, तो हमें बच्चों को एक्टिव रखने के लिए उनसे प्रश्न करते रहना चाहिए, जिससे बच्चे सिर्फ श्रोता न बने रहे। उनकी जो भी शंकाएं हैं उनका समाधान करना चाहिए। क्योंकि हमें इस बात की सावधानी रखना चाहिए कि बच्चे सिर्फ शारीरिक नहीं, शारीरिक और मानसिक दोनों दृष्टि से क्रियाशील रहे, केवल वो निष्क्रिय श्रोता न बने रहे कि सिर्फ अपने कान से सुन रहे हैं। जब हम प्रश्न करते रहते हैं तो बच्चा क्या होता है, अचेतन से पूरी तरह से वो चेतना में आ जाता है और उसको ध्यान से सुनता है और खुद अपना दिमाग लगा के मन मस्तिष्क के उस प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करता है। इसलिए हमें कभी भी व्याख्यान विधि का प्रयोग करें तो हमेशा उसमें बच्चों से इंटरेक्शन करते रहना चाहिए, तभी ये विधि प्रभावशाली होती है। अब हम आते हैं नेक्स्ट विधि जो है सहसंबंध विधि। सहसंबंध का मतलब है कोरिलेट करना, एक दूसरे से जोड़ने की बात कही है इन्होंने। इन्होंने कहा कि बच्चे को जो भी सिखाया है, सबसे पहली बात इन्होंने कहा कि हम बच्चे को जो भी सिखाएं वो बच्चे की वास्तविक परिस्थिति एक वास्तविक परिस्थिति से रिलेट हो, यानी बच्चा उस चीज को अपने जीवन अनुभव करता हो, देखता हो। इसलिए इन्होंने कहा कि बच्चों के प्राकृतिक पर्यावरण और सामाजिक पर्यावरण से जुड़े किसी हस्त कौशल की शिक्षा
को केंद्र मानकर उनको समस्त ज्ञान एवं क्रियाओं की शिक्षा देनी चाहिए। इन्होंने कहा कि पाठचर्या में समस्त विषयों एवं क्रियाओं को एक दूसरे से संबंधित करके पढ़ाना चाहिए, यानी विषय एक दूसरे से अलग न हो, उनको कोरिलेट करके पढ़ाना चाहिए। इसी को इन्होंने सहसंबंध विधि कहा। लेकिन जो इन्होंने मुख्य केंद्र बिंदु माना, उन्होंने हस्त कौशल को माना। इन्होंने कहा कि हस्त कौशल को केंद्र में रखकर उसके चारों तरफ अन्य विषयों को हमें शिक्षा बच्चों को देनी चाहिए, एक दूसरे से संबंध स्थापित करके, तब बच्चे को हम सिखा पाएंगे और बच्चा वास्तविक जीवन के क्रियाओं में भाग ले सकेगा और वह उन चीजों को स्वाभाविक रूप से, स्वतः अपने रूप से, स्वाभाविक रूप से, मतलब उसमें कोई भी कृत्रिमता की चीज नहीं आएगी, उसको सीखेगा और इससे बालक के शारीरिक एवं मानसिक दोनों क्रियाओं में समन्वय बनेगा और वह वास्तविक जीवन के लिए तैयार होगा। यानी जब हम खुद किसी चीज को करेंगे तो कैसे करना है, हमारा मन बनेगा, होगा, समय होगा। और कोई बोल के बता, ये करो, अब ये करो, ऐसा करो, तो वहां पे क्या होगा, हम अपने दिमाग का प्रयोग नहीं कर रहे, बस उसकी बातों को सुनने के लिए प्रयोग कर रहे हैं। तो जो हम कर रहे हैं, हमारे हाथ क्रियाकलाप में और हमारे मस्तिष्क का एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन या समन्वय नहीं हो रहा है। लेकिन जब किसी भी कार्य को हम खुद करेंगे, जैसे अभी आप लोगों को प्रोजेक्ट वर्क दिया गया था, ठीक है, उसमें अगर कोई भी बच्चा किसी दूसरे बच्चे से हेल्प लेके फोन के थ्रू, या बच्चा बता रहा है ऐसे बनाओ वैसे बनाओ, तो यहाँ पर बच्चे का खुद का दिमाग नहीं लग रहा है। जो बच्चा खुद सोच के कि हाँ हमें मान लीजिए बाल श्रम पर एक पेंटिंग बनानी है, तो वो जब अपने मस्तिष्क से करेगा कि हाँ बच्चों का पढ़ाई छूट जा रहा है, बच्चों का बचपना छूट जा रहा है, बच्चे बाल श्रम कर रहे हैं, उनसे मजदूरी कराई जाए, तो जो उसका मन मस्तिष्क में आएगा उस हिसाब से वो ड्रॉ करता चला जाएगा। तो यहाँ पर उसके मन मस्तिष्क का उसके क्रियाकलापों से कोऑर्डिनेशन होता जाएगा, उसका शारीरिक एवं मानसिक समन्वय बनेगा। तो इसलिए उन्होंने कहा कि इस विषयों को कोरिलेट करके पढ़ाना चाहिए और वास्तविक परिस्थिति से रिलेट करके पढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है श्रवण मनन निधिध्यासन। क्योंकि ये प्राचीन परंपरा से प्रभावित थे, वैदिक शिक्षा से प्रभावित थे, तो इन्होंने श्रवण मनन निधिध्यासन विधि को भी शामिल किया है। श्रवण मनन निधिध्यासन, श्रवण का मतलब होता है सुनना, मनन का मतलब होता है चिंतन करना और निधिध्यासन का मतलब होता है धारण करना, अभ्यास करना। ठीक है, तीनों ने कहा कि जो भी शिक्षार्थी, जैसे पहले गुरु बोलते थे तो बच्चे गुरुकुल में गुरु व्याख्यान देते थे, बच्चे सुनते थे, फिर उस पर चिंतन करते थे और फिर अंत में उसका अभ्यास करते थे। तो इन्होंने ये भी कहा कि ज्ञान का तब तक कोई अर्थ नहीं है जब तक वह हमारे जीवन का अंग बनकर हमारे विकास में सहायक नहीं होता है। ठीक है, किसी भी ऐसी शिक्षा का क्या मतलब है जो हमारे जीवन के विकास के लिए महत्वपूर्ण न हो या सहायक न हो। तो शिक्षा वही महत्वपूर्ण है या जरूरी है जो हमारे जीवन के विकास में सहायता करे। तो इन्होंने कहा कि धर्म और दर्शन जैसे विषयों के ज्ञान के लिए इन्होंने श्रवण मनन निधिध्यासन विधि को उपयोग में बताया कि इसमें बच्चों को धर्म दर्शन के जो विषय है उनको श्रवण मनन निध्यासन विधि से पढ़ाना चाहिए। इसमें इन्होंने कहा कि जब बच्चों को इन साहित्यों का, इन धर्म दर्शन का ज्ञान कराया जाए तो बच्चे इनको सुने और अध्ययन करें और फिर चिंतन करें, और चिंतन करने के बाद उसको थोड़ा सा इन्होंने अंतर किया कि चिंतन करके उसको उसी रूप में न स्वीकार करने, चिंतन करने के बाद ये अपने बुद्धि का, अपने विवेक का प्रयोग करके सत्य की खोज करें और ऐसे सत्य की खोज करें जो जिसका ये अपने व्यवहारिक जीवन में प्रयोग कर सके, तब इस विधि का प्रयोग सफल माना जाएगा। यानी कि जो भी व्याख्याकर्ता या शिक्षक गुरु जो उगल दे रहा है सिर्फ उसी को हम ना पढ़े, जो हम सीख रहे हैं उसमें अपने तर्क के द्वारा, अपने विचारों के द्वारा, अपने बुद्धि के द्वारा उसका मनन करके, चिंतन करके उसको उसमें उसमें एक हम उस सत्य को खोजे जिसका उपयोग हम अपने जीवन में कर सके। ठीक है, ये इनकी प्रमुख शिक्षण विधियां थी जो गांधी जी ने अपने शिक्षण प्रक्रिया में लागू किया था। फिर हम चलते हैं
शिक्षक की बात करते हैं कि गांधी जी ने शिक्षक को किस रूप में क्या है। गांधी जी की दृष्टि में जो शिक्षक हो वो समाज का आदर्श व्यक्ति हो, ज्ञान का पुंज हो और सत्य आचरण करने वाला हो। यानी इन्होंने तीन ही शब्द में पूरी तरह से पूरी निपुणता भर दी कि आदर्श व्यक्ति वाला हो, यानी कि जो उसका आचरण हो आदर्श आचरण हो, कोई भी बुराई इसके अंदर न हो, ज्ञान का पुंज हो, मतलब उसका ज्ञान का भंडार ज्यादा हो और सत्य आचरण करने वाला हो, यानी सत्य का आचरण करे, कभी झूठ न बोले। इनके अनुसार शिक्षक को अपने विषय की प्रवीणता के साथ, उन्होंने कहा कि शिक्षक को अपने विषय का मास्टर होना चाहिए, अपने विषय में निपुण होना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ शिक्षक को सहिष्णु यानी सभी को समान समझना, सभी धर्म को समान समझना, उदार सबके प्रति दया की भावना रखना, उदार होना और धैर्यवान पेशेंस होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में वो डगमगाए ना, उसमें धैर्य हो ताकि कैसी भी परिस्थिति आए वह उसमें सामंजस्य कर सके, तालमेल कर सके, तभी वह शिक्षकों छात्रों का मार्गदर्शक बन पाएगा। तो क्योंकि जैसा शिक्षक होगा वैसा शिक्षक का प्रभाव छात्रों पर पड़ता है, इसलिए इन्होंने कहा कि शिक्षक को आदर्श व्यक्ति, ज्ञान का पुंज और आचरण करने वाला, सत्य आचरण करने वाला होना चाहिए। इसके अलावा इन्होंने कहा कि उसे अपने विषय में निपुण होना चाहिए, निपुणता के साथ साथ वो सहिष्णु और उदार हो, धैर्यवान हो, जिससे बालकों का सही मार्गदर्शन कर सके, सही गाइडलाइन कर सके या छात्रों को सही दिशा दिखा सके। ठीक है, इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। शिक्षार्थी को इन्होंने किस रूप में लिया? गांधी जी ने जिस तरह से क्रिया को शिक्षा का केंद्र बिंदु माना है, उसी तरह से इन्होंने विद्यार्थियों को भी, प्राचीन व्यवस्था से ये सहमत थे, उसको प्राचीन विचार को मानते थे, लेकिन प्राचीन शिक्षा व्यवस्था में अध्यापक शिक्षा का केंद्र बिंदु था। लेकिन यहाँ पर गांधी जी ने जो अपने विचार का रूप बदला, व्यवहारिकता लाई है, वो इन्होंने शिक्षा प्रक्रिया में बालक को या शिक्षार्थी को केंद्र बिंदु माना है कि बालक के चारों तरफ ही शिक्षा होनी चाहिए, बालक को ही आधार मानकर शिक्षा का प्रारूप बनाना चाहिए। इनके गांधी जी का कहना था कि शिक्षार्थी को अनुशासित रहना चाहिए और उसे ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, यानी कि अनुशासनहीनता छात्रों में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, उदंडता नहीं होनी चाहिए और उसे ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, उसे यानी कि उसे अपने इंद्रियों पर कंट्रोल करना चाहिए। इंद्रियों पर जब हमारा कंट्रोल रहेगा तो हम अपने आप ऑटोमेटिकली अनुशासित हो जाएंगे। ठीक है, अगर हम अपने इंद्रियों पर कंट्रोल कर लेंगे। तो गांधी जी के अनुसार इन्होंने कहा कि शिक्षार्थी को संयमी के साथ साथ जिज्ञासु होना चाहिए। सिर्फ वो अनुशासित, संयमी या ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करे, इसके अलावा उन्होंने एक चीज और जोड़ी कि बालक को अनुशासित तो रहे लेकिन जिज्ञासु भी होना चाहिए, उसके अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, उसे हर चीज जानने का ख्याल दिमाग में आना चाहिए कि कोई भी चीज है, क्यों है, कैसे है, इन प्रश्नों पर उसका दिमाग हमेशा चलना चाहिए। तो इन्होंने शिक्षार्थी को इस रूप में लिया गांधी जी ने। अब आगे पढ़ते हैं अनुशासन की बात कि महात्मा गांधी जी ने अनुशासन का क्या रूप दिया है। ठीक है, तो इन्होंने अनुशासन के महत्व को स्वीकार किया है, अनुशासन को नकारा नहीं है गांधी जी ने। गांधी जी ने कहा कि इनकी दृष्टि में जो सच्चा अनुशासन है वो आत्म प्रेरित है। ठीक है, इनका कहना था कि जब हम खुद से अनुशासित हो, अपनी आत्मा से अनुशासित हो, अंदर से अनुशासित हो, वही अनुशासन है। क्योंकि ये आपको पता है, किसी डर की वजह से हम जो कार्य करते हैं वो बस जब तक वो डर रहेगा तब तक हम कार्य करेंगे, लेकिन जब हम अपने मन से, अपनी अंतरात्मा से जो कार्य करते हैं तो वो हमेशा करेंगे। इसलिए इन्होंने बाह्य अनुशासन की अपेक्षा आत्म अनुशासन की बात कही कि बच्चे को आत्म अनुशासित होना चाहिए, तो अनुशासित होना चाहिए। इन्होंने दमनात्मक अनुशासन की जगह प्रभावात्मक अनुशासन की बात कही। इन्होंने दमनात्मक अनुशासन का यानी शारीरिक दंड का, डांटने का, इस सब का इन्होंने घोर विरोध किया और कहा कि प्रभावात्मक अनुशासन होना चाहिए, यानी बच्चे को प्रेम, स्नेह, सौहार्दपूर्ण वातावरण के साथ ऐसे अनुशासित किया जाए कि या हम शिक्षक भी खुद के आचरण से हम खुद ऐसा आचरण करें कि बच्चा खुद आत्म अनुशासित हो, यानी उसके ऊपर ऐसा प्रभाव पड़े कि बच्चा आत्म अनुशासित रहे। ठीक है,
शिक्षा के कुछ अन्य पहलुओं पर भी इन्होंने अपना विचार व्यक्त किया है। ठीक है, तो शिक्षा के जो अन्य पहलू हैं इसमें 4 है: स्त्री शिक्षा, जन शिक्षा, धार्मिक शिक्षा और सह शिक्षा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्त्री शिक्षा के। ठीक है, स्त्री शिक्षा की बात तो आपको पता है कि ये महिलाओं की या स्त्रियों की शिक्षा की बात है। तो गांधी जी के समय में जो शिक्षा की बात थी या साक्षरता की बात थी, तो लगभग 13% लोग शिक्षित थे। सॉरी, स्त्री शिक्षा को बता रहे थे। गांधी जी के समय में जो इन्होंने स्त्री शिक्षा को एक्सेप्ट किया है कि महिलाओं शिक्षित होना चाहिए, पुरुषों के समान इन्होंने स्त्रियों की शिक्षा पर समान रूप बल दिया कि पुरुषों की स्त्रियों को शिक्षा देनी चाहिए। इन्होंने कहा कि सांस्कृतिक आवश्यकताएं जो हमारी होती हैं वो सामान्य होती हैं, लेकिन थोड़ा सा पुरुष और स्त्री जो कार्य क्षेत्र होता है वो थोड़ा अलग होता है, क्योंकि महिलाओं को भी कार्य में थोड़ा निपुण होना पड़ता है। अब पुरुषों को उस जो समाज था वो बाहरी समाज, यानी कि उसे रोजगार परक शिक्षा की जरूरत पड़ती है। इन्होंने कहा कि स्त्री और पुरुष के कार्य क्षेत्र थोड़े अलग हैं, लेकिन जो सांस्कृतिक आवश्यकताएं हैं वो दोनों के समान है, इसलिए दोनों को विकास का समान अवसर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि स्त्री जो है माता है, पत्नी है, लेकिन सिर्फ माता पत्नी रहकर वह गृह कार्य में ही संकुचित न रह जाए, वो समाज के कार्यों में भी समाज के निर्माता के रूप में भी पार्टिसिपेट करे या समाज के निर्माता के रूप में भी कार्य को करे। इसके अलावा इन्होंने कहा पुरुष से वह भिन्न है सिर्फ गृह कार्य में, ये हम आपको बताएं। और उन्होंने कहा कि स्त्रियों को भी अपनी सभ्यता एवं संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए, जिससे कि वह अपने सभ्यता एवं संस्कृति से परिचित होकर उसके अनुकूल आचरण करे और हमारे समाज के विकास में सहयोग दे सके। इसलिए इन्होंने समाज में स्त्री शिक्षा को पुरुष के बराबर ही शिक्षा देने की बात कही। सिर्फ गृह शिक्षा के आधार पर उन्होंने स्त्रियों और पुरुषों की शिक्षा को अलग किया है। ठीक है, इसी तरह से जन शिक्षा की बात करते हैं तो जब स्वतंत्रता, जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे उस समय जो भारत की साक्षरता दर थी वो 13% थी, 13% लोग साक्षर थे। तो इसका जो कारण था वो था विद्यालयी शिक्षा का अभाव। और गांधी जी का कहना था कि जब तक हमारे अंदर विद्यालयी शिक्षा नहीं प्राप्त करेंगे, यानी हम विद्यालय में जाके जो शिक्षा का लक्ष्य उद्देश्य है उन उद्देश्यों के अनुसार शिक्षा नहीं प्राप्त करेंगे, तब तक हमारे अंदर आत्मविश्वास नहीं आएगा और जागरूकता नहीं आएगी। क्योंकि जब बिना ज्ञान के हम अवेयर नहीं, जब तक हम दुनिया समाज के बारे में जानेंगे नहीं, तब तक जो भी बुराइयां हैं उसके प्रति हम अवेयर नहीं होंगे, हमारे अंदर जागरूकता नहीं आएगी और हमारा खुद का आत्मविश्वास भी नहीं बढ़ेगा। इसलिए आत्मविश्वास एवं जागरूकता के लिए लोगों को शिक्षित होना अनिवार्य है। तो उन्होंने अशिक्षा से बचने के लिए जन शिक्षा पर विशेष जोर दिया। कहा कि लोगों को शिक्षित करना, सभी लोगों को शिक्षित करना चाहिए, जिससे कि भारत जो अशिक्षा के अभिशाप से बच सके। इसके लिए उन्हें 7 से 14 वर्ष के बालकों के लिए या बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की बात कही। और जो लोग बड़े हो चुके हैं, अशिक्षित हैं, ऐसे प्रौढ़ों के लिए उन्होंने शिक्षा की बात कही। उन्होंने कहा कि सामाजिक नेताओं, सामाजिक संगठन और विद्यार्थियों को प्रौढ़ की या प्रौढ़ों की शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए कि जो प्रौढ़ है उनमें साक्षरता लाई जाए। इसके साथ साथ उन्हें उनका सिर्फ साक्षरता की बात इन्होंने नहीं कहा, इन्होंने कहा साक्षरता के साथ साथ प्रौढ़ों को बौद्धिक विकास है। तो इसके अलावा उद्योग व्यवसाय एवं समाज कल्याण की भी बातें सिखाई, यानी उद्योग व्यवसाय में भी निपुण किया जाए और उन्हें समाज कल्याण एवं संस्कृत से संबंधित कार्य किया जाए। उन्होंने शिक्षा के बारे में अपना व्यापक किया और की शिक्षा के लिए उन्होंने निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की और प्रौढ़ों की शिक्षा को भी बात कही और उसमें व्यापक पाठ्यक्रम की बात कही। लेकिन अभी उद्योग कौशल की शिक्षा दी जाए, संस्कृत की शिक्षा दी जाए, समाज कल्याण की शिक्षा दी जाए, इन्होंने कहा।
फिर अब हम आते हैं जो इन्होंने शिक्षा के अन्य पक्ष पर जो तीसरा क्षेत्र है वह है धार्मिक शिक्षा। धार्मिक शिक्षा की इन्होंने बात कही। इनका कहना था कि चूंकि ये धार्मिक विचारधारा के व्यक्ति थे, तो ये ओके बेटा, जो नेक्स्ट है इनका वो है धर्म शिक्षा की बात करते हैं कि इन्होंने धार्मिक शिक्षा के बारे में क्या कहा। तो गांधी जी खुद वेद गीता से प्रभावित व्यक्ति थे। वैष्णव धर्म का इनके घर में था तो इनके ऊपर धर्म का काफी प्रभाव पड़ा। तो ये अपने जीवन में खुद प्रार्थना करना, भजन करना, गीता का पाठ करना, ये इनके दैनिक क्रियाओं में आता था। लेकिन इन्होंने किसी भी विद्यालय में किसी विशेष धर्म की शिक्षा की बात नहीं कही कि किसी विद्यालय में किसी धर्म विशेष की शिक्षा दी जाए, धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म, मुस्लिम, इस तरह के विशेष धर्म की शिक्षा की बात नहीं। उनका कहना था, इनको ये डर था कि अगर हम किसी, चूंकि हमारा देश था, अगर हम किसी धर्म विशेष की शिक्षा देने लगेंगे तो हमारा सांप्रदायिकता और अधिक बढ़ सकती है, इनका मानना था। इसलिए इन्होंने कहा कि सभी धर्मों के समान सिद्धांतों एवं नैतिक शिक्षा को पाठचर्या में स्थान देना चाहिए। यानी जो मूलभूत सभी धर्मों के सिद्धांत है, उनको एक दूसरे से सिमिलर सिद्धांत है, उसको शामिल किया जाए। इसके अलावा नैतिक शिक्षा को भी धर्म शिक्षा के रूप में दिया जाए, जिससे बालकों में सत्य, अहिंसा आदि या ब्रह्मचर्य की शिक्षा प्राप्त कर सके। ठीक है। अब हम आते हैं जो चौथा पक्ष है, वो है सह शिक्षा, को एजुकेशन की बात करते हैं। उतने पुराने जमाने के होते हुए भी गांधी जी ने सह शिक्षा के महत्व को स्वीकार किया। इन्होंने सह शिक्षा के स्वरूप को स्वीकार किया। इनका कहना था कि लड़की लड़कियों को एक साथ पढ़ाना चाहिए। इन्होंने इसको एक्सेप्ट किया कि लड़के लड़कियों के साथ पढ़ाना चाहिए। और इनके अनुसार, लेकिन उन्होंने कैटेगरी किया कि किस स्तर पर पढ़ाना चाहिए, किस एज ग्रुप में नहीं पढ़ाना चाहिए, किस शिक्षा के स्तर पर नहीं पढ़ाना चाहिए। तो इन्होंने कहा कि प्राइमरी और उच्च स्तर पर, यानी प्राथमिक अवस्था पर जब बच्चा छोटा है, और उच्च एजुकेशन, हाई एजुकेशन, दोनों में हम को एजुकेशन बच्चों को हमें को एजुकेशन से पढ़ाना चाहिए। लेकिन इन्होंने किशोरावस्था को सह शिक्षा से अलग कर दिया। कहा कि किशोरावस्था पर दोनों को अलग अलग कर देना चाहिए। इनका कहना था कि मतलब हमें अपने सामाजिक पर्यावरण को दृष्टि में रखते हुए शिक्षा को स्वीकार करना चाहिए या अस्वीकार करना चाहिए। मतलब जिस तरह का हमारा एटमॉस्फियर है, सोशल इन्वायरमेंट है, सोशल एटमॉस्फियर है, उस हिसाब से हम सामाजिक सह शिक्षा को स्वीकार करें या ना स्वीकार करें। यानी जहाँ चलन है, जहाँ पे चलाया जा सकता है, जहाँ पे बहुत संकीर्ण विचारधारा नहीं, संकीर्ण मानसिकता नहीं है, वहाँ हम सह शिक्षा को चला सकते। और जहाँ सह शिक्षा चलाने पर लोगों का विरोध हो, तो वहां पे हमें इसे अस्वीकृत कर देना चाहिए। हो सकता है आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा हो कि क्यों किशोरावस्था में बच्चों को स्व शिक्षा नहीं देनी चाहिए गांधी जी के विचार से। तो इसका एक मनोवैज्ञानिक कारण है कि जो किशोरावस्था होती है, इसमें बच्चा बिल्कुल मतलब अचानक से किशोरावस्था में प्रवेश करता है, तो वह न बच्चा रह जाता है न बड़ा रहता है। ठीक है। मतलब वो बच्चों जैसी एक्टिविटी नहीं करता है, और जब बच्चा रहता है तो हमें डांट कम पड़ती है। ठीक है। और जब हम किशोरावस्था में जाते हैं तो हमारे कार्यों का मूल्यांकन होने लगता है कि हम गलत कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं। और बच्चा जो है किशोरावस्था के स्टेज में जाते जाते, आगे बढ़ते बढ़ते, अपने आप को खुद प्रौढ़ की तरह समझने लगता है कि हमारे कार्यों को महत्व देना चाहिए। इसके अलावा बहुत सारे हमारे अंदर फिजिकल चेंजेस आते हैं, मेंटल चेंजेस आते हैं। इसकी वजह से हमारे मनोभाव में चेंज आते हैं। इस वजह से बच्चों को इन्होंने कहा कि जो एडोलसेंस है या किशोरावस्था है, इस स्टेज पर बच्चों को एक साथ या सह शिक्षा या को एजुकेशन नहीं देनी चाहिए। ठीक है, क्लियर है? ठीक है। अब हम आते हैं, इन्होंने बेसिक शिक्षा को किस रूप, जो इनका मेन काम था, जो इन्होंने शिक्षा का स्वरूप बनाया, बेसिक शिक्षा का वर्धा शिक्षा योजना में, उसका क्या स्वरूप था, उसे क्यों बनाया। ठीक है।
तो गांधी जी ने जो बेसिक शिक्षा का स्वरूप लाने का जो मेन उद्देश्य था वो यही था गांधी जी का। सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि क्या उद्देश्य था। आपने शिक्षा के नवीन प्रयास महत्वता पढ़े भी हो आप लोग। तो उसमें बस ये उद्देश्य था कि जो अंग्रेजों की शिक्षा काल थी, जो मैकाले वगैरह ने, वुड ने जो अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देने की बात कही थी, उसका विरोध करने के लिए कि भारत को विदेशी सभ्यता संस्कृति से, विदेशी भाषा से न पढ़ाकर हिंदी भाषा से पढ़ाया जाए। तो उस अंग्रेजी शिक्षा का विरोध करने के लिए, इसके अलावा बालकों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, शिक्षा के बाद भी वो बेरोजगार रहे, पंगु रहे आर्थिक रूप से, इस वजह इसको दूर करने के लिए उन्होंने बेसिक शिक्षा का रूप लाया। तो ये प्रयोगवादी थे, मतलब एक्सपेरिमेंट करते रहते थे, किसका प्रयोग किया जाए, किसका ना प्रयोग किया जाए अपने जीवन में। तो इन्होंने अपने शैक्षिक दर्शन को एक स्वरूप प्रदान किया, मूर्त रूप प्रदान किया। मूर्त मतलब जो हमें सामने दिख रहा हो, कोई कल्पना चित्र नहीं है, हमारे सामने व्यवहारिक रूप में दिख रहा है। तो इसको अपने जो इनका अपना शिक्षा के प्रति विचार था, शिक्षा का दर्शन था, उसको मूर्त रूप प्रदान करने के लिए 1937 में वर्धा शिक्षा सम्मेलन में बुनियादी या नई तालीम शिक्षा योजना को प्रस्तावित किया। ये योजना नहीं, योजना है बेटा, ठीक है। तो जो इन्होंने वर्धा शिक्षा सम्मेलन में शिक्षा का स्वरूप बताया, वो उसे बुनियादी शिक्षा या नई तालीम शिक्षा योजना कहते हैं। तो नई तालीम शिक्षा का अर्थ स्पष्ट करते हुए इन्होंने कहा कि बुनियादी शिक्षा पद्धति मस्तिष्क, आत्मा, शरीर तीनों का विकास करती है। क्योंकि इन्होंने 3H की बात कही है, जिनका कहना था कि यह मस्तिष्क, आत्मा, शरीर तीनों का विकास करती है। जब तक शिक्षा से इन तीनों शक्तियों का सामंजस्य युक्त विकास नहीं होगा, कि तीनों में एक दूसरे में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, एक दूसरे का तालमेल नहीं होगा, तब तक शिक्षा का कोई मूल्य नहीं है। यानी ऐसी शिक्षा जो हमारे मस्तिष्क, आत्मा एवं शरीर का विकास करके उसमें सामंजस्य न स्थापित करे, तो वैसे वो शिक्षा हमारे लिए निरर्थक है। ठीक है। इनके बेसिक शिक्षा के कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। ये लास्ट पॉइंट है बेटा, घबराइएगा नहीं आप लोग, ये लास्ट स्लाइड चल रही है। तो जो बेसिक शिक्षा की कुछ जो इन्होंने रूप दिया, उसकी कुछ विशेषताएं आपके सामने दिखाई दे रही है। सबसे पहले जो इन्होंने बेसिक शिक्षा की रूपरेखा बनाई थी, उसका पहला विशेषता है कि बच्चों की शिक्षा अनिवार्य व निःशुल्क रूप में दी जाए। यानी सभी बच्चों को अनिवार्य शिक्षा दी जाए, निःशुल्क शिक्षा दी जाए। ऐसा हमारे स्वामी विवेकानंद जी का भी मानना था कि जब हम बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देंगे, तो जो बच्चे जिनके पास आर्थिक तंगी है वो भी शिक्षित हो जाएंगे, और अनिवार्य कर देंगे तो जो पढ़ना नहीं चाहते हैं किसी कारणवश, वो भी शिक्षा के लिए आएंगे, वो भी शिक्षित होंगे। दूसरा जो विशेषता थे कि बच्चों को ही शिक्षा प्रणाली का मुख्य केंद्र समझा जाए। यहाँ मूल्य नहीं होगा, मुख्य केंद्र समझा जाए। यानी कि जो भी शिक्षा की प्रक्रिया हो, शिक्षा का प्रोसेस चले, पूरी शिक्षा व्यवस्था में बच्चे को ही केंद्र बिंदु माना जाए। यहाँ पर कहने का मतलब है कि जब हम अपने शिक्षा का उद्देश्य निर्धारित करें, शिक्षा का पाठ्यक्रम निर्धारित करें, शिक्षण विधियों को निर्धारित करें, विद्यालय भवन की निर्धारित करें, तो वहां पर हमें बच्चे के अनुसार ही सबका निर्माण करना है। बच्चे की आवश्यकता के अनुरूप हमें सारी शिक्षा प्रणाली को चलाना है। नेक्स्ट है, बच्चों को शिक्षा उनकी मातृभाषा के माध्यम से दी जानी चाहिए। यानी जो भी बच्चा सीखे, अपनी मातृभाषा के माध्यम से सीखे। क्यों? क्योंकि हमें अपनी मातृभाषा पर बचपन मतलब जैसे ही हम बोलना सीखते हैं, अपनी मातृभाषा के ही सीखते हैं। इसलिए जो शिक्षा हम सीखेंगे वो ज्यादा प्रभावी होगी। अगर हमें किसी भाषा का ज्ञान नहीं है, कम ज्ञान है, उसके द्वारा हमें कुछ पढ़ाया जाए, और जिस भाषा का हमें ज्ञान है उसके द्वारा पढ़ाया, तो दोनों की प्रभावशीलता में अंतर होगा। हम अपनी जिस चीज का हमें ज्ञान है, जिस भाषा का, उससे हम ज्यादा सीख सकेंगे, और जिस भाषा का हमें ज्ञान नहीं है उसमें हम ज्यादा नहीं सीख पाते हैं। तो इसलिए इन्हें कहा कि बच्चों को उनकी मातृभाषा के माध्यम से सिखाना चाहिए। नेक्स्ट जो विशेषता है, मुख्य विशेषता ये भी है कि बच्चों को जो भी शिक्षा दी जाए वह हस्तशिल्प के माध्यम से दी जाए। यानी बच्चों को जो भी सिखाया जाए, उनके हस्तशिल्प के माध्यम से सिखाया जाए, हस्त कौशल के माध्यम से सिखाया जाए,
जैसे कताई, बुनाई, बागवानी, कृषि, चर्म कार्य, पुस्तक कला, मतलब जो भी है बच्चे इन सब चीजों को सीखें, जिससे कि वो आगे चलकर रोजगार परक जीवन प्राप्त कर सके या स्वावलंबी बन सके। नेक्स्ट है पूरी शिक्षा स्वावलंबी हो। ठीक है, फिर इसी बात को कहा जा रहा है कि शिक्षा की जो बेसिक शिक्षा थी वो पूरी तरह से स्वावलंबी थी, कि बच्चे को पूरी तरह से स्वावलंबी बनाया जाए, कि बच्चा दूसरे के ऊपर आश्रित न रहे। इसके अलावा जो इन्होंने उनकी बेसिक शिक्षा की विशेषता थी, बच्चों को अपने कार्य की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। यानी बच्चों को, जब इन्होंने दंडात्मक अनुशासन की बात नहीं कही, क्रिया की प्रधानता की बात कही, तो ये अपने आप आ जाएगा कि जो भी बच्चा कार्य करे उसे पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए, उसको फोर्स नहीं करना चाहिए, या विषय को पढ़ाते समय भी फोर्स नहीं करना, नहीं तुम्हें यही पढ़ना है, तुम्हें यही क्रिया करनी है। बच्चे को स्वतंत्रता के अनुसार, बच्चे की आवश्यकता के अनुसार, उसकी रुचि के अनुसार, उसकी क्षमता के अनुसार से कार्य करने का अवसर देना चाहिए। ठीक है, क्लियर है इतना? हेलो, यस मैम।